नमस्कार। आज के वीडियो में अपन मुग़ल शासकों की दक्षिण नीति के बारे में पढ़ेंगे। तो मुग़ल शासकों की जो दक्षिण नीति है वो तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों पर आधारित थी। जैसा कि मराठे शक्तिशाली रूप से उद्दीत हो रहे थे तथा मुग़ल शासक दक्कन में अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चाहते थे। तो मुग़लों की जो प्रारंभिक समस्याएं थी, जैसे उसकी प्रारंभिक समस्याओं में है जिनमें प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामरिक समस्याएं ये शामिल थी। तो इनके निदान हेतु मुग़ल शासकों ने दक्षिण नीति का सूत्रपात किया और इस नीति में प्रारंभिक समय में धर्म जैसे विचारों का कोई स्थान नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों पर आधारित थी। तो प्रारंभिक मुग़ल शासकों में जैसे बाबर एवं हुमायूं ये दक्षिण की ओर विशेष ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि उस समय उत्तर भारत में मुग़लों की सत्ता के लिए जो चुनौती थी वो थी अफ़गान। तो अपन मुग़ल सम्राटों की दृष्टि से देखें तो अकबर प्रथम मुग़ल सम्राट था जिसने दक्षिण विजय के बारे में सोचा और इसके लिए उन्होंने एक नियोजित नीति बनाई। जैसा कि 1591 ईस्वी में खानदेश ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु 1593 ईस्वी में मुग़लों ने अहमदनगर पर आक्रमण किया और संघर्ष के पश्चात बरार, अहमदनगर एवं दौलताबाद के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। परंतु जैसे ही खानदेश के शासक को मौका मिला तो उन्होंने मुग़लों की सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो फिर मुग़लों ने वापस खानदेश पर आक्रमण कर बुरहानपुर और असीरगढ़ के जो किले थे उन पर अधिकार कर लिया और खानदेश के सभी प्रदेशों को मुग़ल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। तो अपन देखें तो मुग़ल सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के जो राज्य हैं उनके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया और उसने अहमदनगर का कुछ क्षेत्र जीता। तो अकबर ने दक्षिण में मुग़लों की शक्ति स्थापित करने की शुरुआत की और फिर उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों के लिए दक्षिण विजय का मार्ग प्रशस्त किया। फिर अकबर के पश्चात जहांगीर ने अकबर की नीति का ही अनुसरण किया और उसने अहमदनगर को अपने राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया और जो बीजापुर और गोलकुंडा की जो रियासतें थी उनके शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करने को कहा। लेकिन मलिक अंबर की गंभीर चुनौती ने जहांगीर को उस समय पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किए। लेकिन जहांगीर के शासनकाल में अहमदनगर की स्थिति कमज़ोर हुई और बीजापुर और गोलकुंडा की रियासतों पर दबाव बढ़ा। तो अपन देखें तो जहांगीर के समय में न तो साम्राज्य विस्तार हुआ दक्षिण में और न ही दक्षिण का कोई राज्य समाप्त हुआ, यानी जैसे स्थिति अकबर के समय थी वैसी की वैसी बनी रही। फिर जहांगीर के पश्चात शाहजहां ने भी दक्षिण राज्यों को अधिकृत करने का प्रयास किया और अहमदनगर को मुग़ल राज्य में शामिल कर लिया। उसके पश्चात औरंगजेब की दक्षिण नीति की बात करें तो औरंगजेब की दक्षिण नीति में उद्देश्यों की दृष्टि से परिवर्तन हुए। जैसा कि अपन ने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि औरंगजेब से पहले के जो मुग़ल शासक थे उनकी दक्षिण नीति का उद्देश्य या उसका आधार राजनीतिक ही था, लेकिन औरंगजेब की दक्षिण नीति का उद्देश्य राजनीतिक एवं धार्मिक दोनों था। तो एक तो अपने राज्यारोहण के समय औरंगजेब को दक्षिण में विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था और फिर शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का तेजी से विकास हो रहा था और जो क्षेत्र 1636 ईस्वी की संधि में बीजापुर को सौंपे गए थे वे पुनः बीजापुर को दे दिए गए। तो 1668
ईस्वी के पश्चात गोलकुंडा के मदना एवं अकना, ये दो प्रसिद्ध नेता थे गोलकुंडा के। इन्होंने गोलकुंडा, बीजापुर और मराठा दूरी को, यानी बीजापुर, गोलकुंडा एवं मराठा, ये त्रिसूत्री धुरी को मुगलों के खिलाफ संगठित करने का प्रयास शुरू कर दिया। तो अभी तक तो गोलकुंडा बीजापुर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए अनिच्छुक रहा था। वह बीजापुर की गद्दी पर किसी ऐसे शासक को बैठाने की कोशिश कर रहा था कि जो मुगलों का पक्षधर रहे और मराठा शक्ति के खिलाफ मुगल शासक की मदद करे। लेकिन इस प्रयास में असफल रहने पर वह इन दोनों राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए इच्छुक हुआ। तो शहजादा अकबर के विद्रोह ने औरंगजेब को दक्कन के प्रति आक्रामक नीति अपनाने के लिए बाध्य किया। तो उसने मराठों के खिलाफ बीजापुर से सहयोग की मांग की, लेकिन संतोषजनक उत्तर न मिलने पर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर पर अधिकार कर लिया और उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तत्पश्चात 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को जीतकर उसे भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इस प्रकार अंतिम दक्कन राज्य जो गोलकुंडा और बीजापुर थे वो मुगल राज्य के अधीन हो गए। फिर मुगल शासकों की दक्षिण नीति के सफलता और परिणामों पर चर्चा करें तो दक्कन नीति का विश्लेषण करने के उपरांत प्रथम दृष्टि तो हमें ये प्रतीत होता है कि जो मुगल शासकों की दक्षिण नीति है वो सफल रही, परंतु इसके परिणाम स्वरूप कई ऐसी समस्याएं भी उत्पन्न हुई थी जो भावी मुगल साम्राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। जैसा कि इस लंबे संघर्ष के कारण मुगल संसाधनों पर बेहद दबाव पड़ा, जिससे मुगल साम्राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो दयनीय हुई। दूसरा, मराठों के विकसित होने से यह समस्या और तीव्र हुई। तो दक्षिण नीति के कारण मुगल एक बेहद खर्चीले संघर्ष से मुगल साम्राज्य की नींव कमजोर हुई और मुगल साम्राज्य की वित्तीय अवस्था भी संकटग्रस्त हुई। इसके साथ ही पूरे मुगल साम्राज्य में असंतोष एवं अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तथा सरकार के प्रशासनिक ढांचे पर नज़र डालें तो प्रशासनिक जो क्रियाकलाप हैं वो भी शिथिल हुए। तो निष्कर्षतः है ये कहा जा सकता है कि मुगल शासकों की जो दक्कन नीति है उन्होंने मुगलों के विकास के स्थान पर विनाश को ही चिन्हित किया, क्योंकि मुगल शासकों की दक्षिण नीति है उससे उनका साम्राज्य विस्तार तो हुआ, लेकिन उन्होंने मुगल वंश के पतन के बीज भी बो दिए थे।